हम लोग कहाँ तक थे? हाँ, अब बता रहा था एसी करंट गेन इज इक्वल टू डेल्टा एसी बाय डेल्टा आई बी। मतलब इसमें कितना चेंज तुम्हें दिखाई दिया और तुम्हें इसमें कितना चेंज दिखाई दिया। क्योंकि जस्ट इमेजिन करो, मान लो इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ 10 माइक्रो एम्पेयर करंट जा रहा था और इसके अंदर 500 माइक्रो एम्पेयर जा रहा था। बट जैसे तुमने इसमें गाना गाना स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली ये करंट बदल जाएगा। मान लो तुमने गाना गाना स्टार्ट किया तो ये करंट हो गया 15 माइक्रो एम्पेयर, ठीक है। और तुमने गाना गाया तो उसका आउटपुट भी चेंज होगा। मान लो ये आउटपुट आ गया तुम्हारे को 600 माइक्रो एम्पेयर। एक बात बताओ, तुम्हारी आवाज़ कितनी एम्पलीफाई हुई? सोचो, तुम्हारी आवाज़ 5 से 100 एम्पलीफाई हुई है। बात समझ पा रहे हो? ये 10 तो ऑलरेडी सर्किट में था, ये 500 ऑलरेडी सर्किट में था। तुम्हारी आवाज़ स्टार्ट करी, जैसे तुमने गाना गाना स्टार्ट किया, कुछ करंट जनरेट हुआ तुम्हारी आवाज़ के कारण और ये 10 से 15 हो गया। लेकिन आउटपुट देखा तो वो 500 से 600 हो गया। इसका मतलब जो तुम्हारी आवाज़ ने इसमें कितने का गैप क्रिएट किया था? 5 का। यानी कि तुम्हारी आवाज़ का दम था ये, और उसके आउटपुट में कितना क्रिएट हो गया अंतर? 100 का। मेरी बात समझ पा रहे हो? खुशी गोयल, यामिनी, देखो मान लो ये 10 एम्पेयर ऑलरेडी सर्किट में था और ये 500 एम्पेयर भी सर्किट में खुद से ही था। लेकिन जब तुमने गाना गाना स्टार्ट किया तो ये तुम्हारे गाना, जब तुम बोल रहे हो, कुछ गाना गा रहे हो, तो क्या हो रहा है? तुमने अपनी आवाज़ डाली, उस आवाज़ के कारण कुछ ना कुछ सर्किट में चेंजेस आए होंगे, मतलब उसमें करंट वगैरह बदला होगा। मान लेते हैं कि जब पहले 10 एम्पेयर 10 माइक्रो एम्पेयर था, तुमने गाना गाना स्टार्ट किया तो उसके कारण 15 माइक्रो एम्पेयर हो गया इस जगह पे करंट। समझे? पहले 10 था, तुमने गाना गाना स्टार्ट किया तो 15 हो गया, क्योंकि यहाँ और यहाँ सर्किट लगा हुआ है। उसका आउटपुट फिक्स रहेगा, कोई आउटपुट तुम्हें दिखाई नहीं देगा अलग से होता हुआ। समझ रहे हो? उसका आउटपुट फिक्स रहेगा, कुछ दिखेगा नहीं तुमको अंतर। इधर ऐसा सर्किट बनाया जाता है जो फिक्स आउटपुट को दिखाए ही ना, वो चेंज होता हुआ आउटपुट दिखाए। आगे ये इतना तो तुमने बेसिक सा देख लिया, लेकिन इधर और भी सिस्टम लगा देते हैं। वो क्या करते हैं? वो सिस्टम सिर्फ इतना डिटेक्ट करता है कि चेंज आउटपुट आए। मान लो वो देख रहा है कि इधर ऑलरेडी 500 माइक्रो एम्पेयर बहुत देर से है, तो इसका मतलब ये है कि तुमने इसको, सर्किट को, अपने माइक का जो तार है वो कनेक्ट कर दिया स्विच से और ऑन कर दिया। बट माइक अपने आप आवाज़ नहीं देना स्टार्ट कर देता, लेकिन माइक काम करना स्टार्ट कर गया है। समझ रहे हो? मतलब तुमने अगर आवाज़ डाली तो एम्पलीफाई होकर आंसर आ जाएगा तुमको, लेकिन जब तक तुम उसमें आवाज़ नहीं डालोगे तो शांत बैठा रहेगा। ठीक है? इट्स लाइक वो रेडी बैठा है, उसने ये और ये वाला काम करके जनरेट करके बैठा हुआ है कि बस अब तुम आवाज़ डालो। तुमने अपने अंदर तुमने आवाज़ डाली तो 10 से 15 हो गया इनपुट में करंट। ठीक है? 10 की करंट तो ऑलरेडी चल रहा था, तुमने आवाज़ डाली तो वो 15 हो गया। बट आउटपुट में कितना अंतर क्रिएट हुआ? 100 का अंतर क्रिएट हुआ। तुम्हारी आवाज़ का दम कितना था? सोचो, तुम्हारी आवाज़ में 5 माइक्रो एम्पियर का दम था, मान सकते हो? तुम्हारी आवाज़ का दम था इतना, लेकिन आउटपुट में वही तुम्हारी आवाज़ से कितना गैप क्रिएट कर दिया? 100 माइक्रो एम्पेयर का। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो अगर मैं बोलूं तुम्हारे आवाज़ का एम्पलीफिकेशन कितना हुआ, तो तुम 600/15 नहीं बोलोगे, तुम बोलोगे 100/5, क्योंकि ये असली एम्पलीफिकेशन है तुम्हारी आवाज़ का। आई होप मेरी बात समझ आ रही होगी। क्या कह रहे हो यामिनी? अरे 600 से 100 नहीं, पहले ऑलरेडी 500 था, वो 600 आ गया। इसका मतलब तुम्हारी आवाज़ ऐड होने से आउटपुट में कितना अंतर क्रिएट हो गया? 600 माइनस 500, वही लिखा है मैंने, वही लिखा है। तुमने आवाज़ डाली तो डिफरेंस, हाँ, इसका रेशियो निकाल लोगे, यानी कि तुम्हारी आवाज़ 20 टाइम्स एम्पलीफाई हो गई। समझे? समझे कि नहीं? तो ये था, इसीलिए मैंने बोला जो एसी करंट है इज इक्वल टू डेल्टा आई सी बाई डेल्टा आई बी। डेल्टा आई सी मतलब इन दोनों में कितना चेंज आया, मतलब डेल्टा आई बी मतलब इन दोनों में कितना चेंज आया, फिर डेल्टा आई सी मतलब आउटपुट में कितना चेंज आया, और ये तुमको एसी करंट गेन दे देगा। और एसी करंट गेन इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये एसी सिग्नल है। ये सिग्नल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, रिपीटेटिव भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, क्योंकि तुम कौन सा गाना गा रहे हो उस पर डिपेंड करता है ना। तुम्हारी आवाज़ तो ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जाएगी,
तो इसको नोट कर लो, एसी करंट का फॉर्मूला ये है। ये सब तुम्हें समझाने के लिए बोला था, कहीं अलग से अपने समझने के लिए लिखना चाहते हो तो लिख लेना। ठीक है, इसके बाद आता है तुम्हारे पास ट्रांस कंडक्टेंस। आई कैनॉट एक्सप्लेन दिस थिंग। GM इसका सिंबल होता है और ये होता है डेल्टा IC अपॉन डेल्टा VBE। डेल्टा IC अपॉन डेल्टा VBE इसको ट्रांस कंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, इस केस में मैं आउटपुट तो करंट के फॉर्म में देख रहा हूँ, बट इनपुट को मैं वोल्टेज के फॉर्म में देख रहा हूँ। पहले मैं करंट और करंट को कंपेयर कर रहा था, बट अगर मैं करंट को वोल्टेज से कंपेयर करना स्टार्ट कर दूँ तो उससे जो वैल्यू आएगी वो रेशो नहीं होगा किसी तरह के। इमेजिन, इतनी बात तो समझ आ रही होगी। करंट और करंट को डिवाइड करता हूँ तो एक रेशो है, लेकिन करंट और वोल्टेज को डिवाइड करता हूँ ना तो ये रेशो नहीं है, ये कुछ और वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि इसके पास खुद का डायमेंशन भी होगा। रेशियोज़ के पास अब खुद के डायमेंशन नहीं होते, लेकिन इस चीज़ के पास डायमेंशन होगा खुद का। और ध्यान से देखो, ये ऐसा नहीं लग रहा, ये 1/V/I लिखा हुआ है। V/I होता है R, याद करो, V/I R होता है, और यहाँ पे एक तरह से I/V लिखा हुआ है, जो कि कंडक्टेंस की बात होती है। कुछ इमेजिन हो रही है बातें? V/I इज इक्वल टू R होता है, यहाँ पे एक तरह से I/V लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 1/R जैसा कुछ लिखा हुआ है। और रेजिस्टिविटी का उल्टा या रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस, इसीलिए इसका नाम ट्रांस कंडक्टेंस। ओके, ये 1/, रेजिस्टिविटी टाइप का लग रहा है, तो अगर कोई बंदा गलती से पूछ ले कि इसकी यूनिट क्या होगी, तो तुम बोलोगे ओम -1, राइट, 1/ओम, क्योंकि ये 1/R जैसा दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसकी जो यूनिट है वो है ओम पावर -1। ठीक है, या फिर सिमन, SIEMEN, ठीक है, S से डिनोट होता है, साइमन, जो भी बोल लो, साइमन ले लो इसकी यूनिट। ठीक है, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि हम इसको क्यों निकालते हैं, इसका क्या ज़रूरत है, इस चीज़ को समझ नहीं पाओगे अभी, ना मैं समझा पाऊँगा। इसको नोट कर लो। चलो, कंडक्टेंस तो अभी तुम मत याद रखो, वो तो हम CC डिनोट कर लेते हैं। यहाँ ट्रांस कंडक्टेंस है। ट्रांस कंडक्टेंस भी इसीलिए क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा, इसके और इस करंट के बीच में कोई, मैं कह रहा हूँ इसके और इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा होगा, कोई अजीब चीज़ लगी है, इसके कारण जो कंडक्टेंस बनती है उसको ट्रांस कंडक्टेंस बोलते हैं। ट्रांजिस्टर की कंडक्टेंस एक तरह से तुम समझ सकते हो। ओके, अब इसका क्या फंडा है, क्यों निकालते हैं, ये क्या सिग्निफाई करता है, ये सारी बातें अभी नहीं पता मेरे को, मान के चल लो, और ना तुम समझ पाओगे। ओके, अब इसके बाद आता है हमारे पास कितनी बनाया हुआ। चलो, इसके बाद लास्ट आता है हमारे पास, लास्ट हमेशा देख दो, AC वोल्टेज गेन। AC वोल्टेज गेन का मतलब है AC करंट में कितना गेन हुआ। AC करंट का गेन याद है, अभी 2 मिनट पहले वो डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB लिखा था, तो मैं इसको लिख लेता हूँ बीटा और ब्रैकेट में AC, ताकि पता रहे कि मैं करंट गेन की बात कर रहा हूँ AC वाले की। मल्टीप्लाई, ये था वोल्टेज, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है, राइट, तो ये करंट गेन आ गया। वोल्टेज गेन की बात करो तो करंट गेन आ गया, और इधर आना चाहिए रेजिस्टेंस गेन, इधर आना चाहिए नाम के हिसाब से रेजिस्टेंस गेन। बट अजीब बात ये कि रेजिस्टेंस गेन से क्या सेंस बनता है, आप देखो, रेजिस्टेंस गेन का सेंस बनता है R आउट अपॉन R इन,
यानी कि इस जगह पे अगर मैं एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दूं और बड़ा आर आउट, और इनपुट में भी एक रेजिस्टेंस लगा दूं आर इन, इन दोनों का भी रेशियो लेना पड़ता है हमें। तो ये हो गया रेजिस्टेंस गेन। ठीक है, तो एक फॉर्मूला लिख लो, बीटा इंटू रेजिस्टेंस गेन इज इक्वल टू AC वोल्टेज गेन। और मैंने बता दिया रेजिस्टेंस गेन का मतलब आर आउट अपॉन आर इनपुट। इससे कुछ नहीं होता, हम अपनी वैल्यू को और ज़्यादा एम्पलीफाई कर सकते हैं। सोचो अगर मैं आर आउट ज़्यादा बड़ा डाल दूँ, आर इन कम डाल दूँ, तो फॉर्मूले के हिसाब से आर आउट अपन आर इन 1 से बड़ी वैल्यू होगी। यानी कि अगर ये गेन 50 आ रहा है और तुमने इसको आर आउट और आर इन को 3 बना दिया, मतलब इधर 3 ओम डाल दिया, इधर 1 ओम डाल दिया, तो तुम्हारा आंसर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होके आएगा, 150 टाइम्स का एम्पलीफिकेशन मिल जाएगा तुम्हें। इससे फ़ायदा ये है कि हमारी एम्पलीफिकेशन ज़्यादा हो जाती है। फिलहाल के लिए बस नोट करके रख लो और कुछ नहीं, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता चीज़ों को, इससे ज़्यादा तो नहीं। कुछ कुछ समझ आ रहा है कि नहीं मैं जो बोल रहा हूँ, या बस सब हवा में उड़ रहा है? हम्म। इसको ना एक बार आज रिवाइज कर लेना, जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ ना क्लास खत्म होने के बाद, और AV लिख लो, AV से डिनोट किया जाता है, ये सबस्क्रिप्ट में भी। सैडली हाँ। आई नो, क्योंकि तुम्हारे बिना भसन मचा दी है। ये सारे टॉपिक्स खुद के चैप्टर्स हैं जो अभी हम लोगों में इलेक्ट्रॉनिक्स में, PN जंक्शन तुम्हारे में टॉपिक है छोटा सा, हमारे में पूरा चैप्टर है PN जंक्शन का। डायोड्स का तुमने सिर्फ नाम पढ़ा है, डायोड्स का मीनिंग क्या होता है, और 2-3 कॉमन डायोड्स का एग्जांपल देख लिए थे हमने, जैसे एक रेक्टिफायर बना के देखा था, और फुल वेव हाफ वेव रेक्टिफायर बनाया था। हम लोग डायोड्स के भी सर्किट बनाते थे ऐसे ही। तो हम लोगों को हर एक चीज़ का वो हो जाता था कि डायोड्स एकदम क्लियर हो गया, हमने उसकी बहुत डीप में स्टडी कर ली। फिर ट्रांजिस्टर पे आते थे, जब ट्रांजिस्टर सीखेंगे तो हाँ बोलो। अरे बीटा AC वो डेल्टा IC अपॉन डेल्टा बी नहीं लिखा था, ये वाला वही तो है बीटा AC, और क्या। तुम वहाँ साइड में लिख लो, मैं बीटा यानी कि करंट गेन की बात, बीटा का मतलब करंट गेन, ब्रैकेट में AC लिख दिया, इसका मतलब AC करंट गेन, और कुछ नहीं। ओके। और इसके बाद लास्ट टॉपिक तो नहीं, इससे एक पॉइंट लिख लो, यहाँ पे है AC पावर गेन। ओके, पावर पावर क्या होता है, I²R, और मैं गेन की बात कर रहा हूँ, तो I² का मतलब बीटा स्क्वायर ऑफ AC इंटू आर, आर की जगह में आर रेजिस्टेंस गेन, बिल्कुल सेम उसी तरीके से लिख दिया मैंने। AC पावर गेन इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर AC इंटू रेजिस्टेंस गेन। रेजिस्टेंस गेन वही है आर आउट अपॉन आर इनपुट, आर आउट अपॉन आर इनपुट। ठीक है, और ये करंट गेन का डिनोट करता है, तो मैंने वही I²R को दोबारा इंप्लीमेंट करके दिखाया है। नोट कर लो इसको भी। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें देख ली हैं अभी। मैं कोशिश करता हूँ एक बार इसको समराइज़ कर देता हूँ ताकि तुम्हें याद आ जाए मैंने क्या क्या बताया आज। हमने सर्किट बनाया, सर्किट के इनपुट में, इनपुट साइड में IB करंट था और VBE हमने लगाया था, याद है वो नीचे जो बैटरी थी वो VBE थी, और रेजिस्टेंस को मैं R इन बोल देता हूँ। ठीक है, मुझे याद है मैंने एंड में एक रेजिस्टेंस लगाया था कोने में इधर, और आउटपुट साइड में IC करंट था, और VCE हमारा आउटपुट था जो हम देख रहे थे, और R आउट ये था इनपुट और आउटपुट हमारा। हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले तो हमने देखा था DC करंट
गेन, ठीक है, सिंपल करंट गेन मान सकते हो बीटा। इसकी वैल्यू क्या आई थी, सिंपली आउटपुट में कितना करंट आ रहा है अपॉन में इनपुट में कितना करंट है, बस। इसके बाद हमने देखा था एसी करंट गेन, मतलब अगर तुम गाना स्टार्ट कर दोगे तो इस केस में आउटपुट पे करंट में कितना चेंज आ रहा है, क्योंकि ये चेंज क्या है, ये डिनोट करता है तुम्हारे गाने से कितना अंतर क्रिएट हुआ और उससे इनपुट में कितना अंतर क्रिएट हुआ था। याद रखने के लिए वो देख सकते हो, मैंने 100/5 याद है ये वाला एग्जांपल दिया था, तुमने 5 का नेट कंट्रीब्यूशन किया था इनपुट में और आउटपुट में 100 का दिखाई दे रहा था, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था ट्रांसकंडक्टेंस, ट्रांसकंडक्टेंस जो जीएम से था, इसकी वैल्यू थी डेल्टा IC अपॉन डेल्टा VBE और ओम पर सेकंड, मतलब पर सेकंड कह रहा हूँ, ओम की पावर -1 इसका फॉर्मूला, ओम इनवर्स। इसके बाद हमने देखा था वोल्टेज AC वोल्टेज गेन, AC वोल्टेज गेन कितना आया था, AV से डिनोट किया था हमने, I इंटू आर, राइट, I इंटू आर, आई होता है हमारे पास बीटा, यानी कि करंट में गेन ये है बीटा इंटू रेजिस्टेंस गेन। फिर लास्ट देखा था हमने AC पावर गेन, ये आया था I²R, I² मतलब करंट गेन का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस गेन, रेजिस्टेंस गेन। आप देखो, आप थोड़ा सा समराइज किया तो आई थिंक थोड़ा सा दिमाग में चढ़ा हुआ, हम देर से कर क्या रहे थे, आया क्या, आप थोड़ा सा लगा होगा कि हाँ हम देख क्या रहे थे देर से। एक और छोटा सा डायग्राम देख लो, फिर इनके हिसाब से चैप्टर खत्म हो गया। ICSC में तुम्हारा ट्रांजिस्टर में कोई और चैप्टर तो नहीं है यामिनी? फिर ठीक है, क्योंकि ICSC में अगर तुम्हारे पास इस चैप्टर में, क्योंकि इसके अलावा और भी टॉपिक्स हैं जो मेरे को याद है मैंने पढ़े थे अपने टाइम पे, अगर वो भी हुए तो फिर वो बताने पड़ेंगे मेरे को एंड में। तो ये था हमारे पास ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर का पूरा फंडा। हमने पहले डीसी करंट गेन देखा, मतलब सिंपली आउटपुट अपॉन इनपुट करंट कर दिया था, ठीक है, आउटपुट में कितना करंट दिख रहा है, इनपुट में कितना करंट दिख रहा है। फिर एसी करंट गेन के लिए हमने कहा आउटपुट में करंट में कितना चेंज आ रहा है अपॉन में इनपुट में कितना चेंज था। एग्जाम्पल के लिए तुमने जो गाना गाया था उससे इनपुट में कुछ चेंज आया होगा और एम्पलीफाई होने के बाद आउटपुट में चेंज आया होगा, वो देखा था। ट्रांसकंडक्टेंस देखा था IC अपॉन डेल्टा VE, आउटपुट अपॉन इनपुट वाला, ठीक है। आउटपुट देख रहे हैं हम करंट के फॉर्म में और इनपुट देख रहे हैं तो वोल्टेज के फॉर्म में, ठीक है। AC वोल्टेज गेन, वोल्टेज का मतलब होता है करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो मैंने करंट गेन इंटू रेजिस्टेंस गेन लगा दिया। पावर गेन, पावर क्या होता है I²R, तो I² मतलब करंट गेन का स्क्वायर और रेजिस्टेंस गेन का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये था हमारा ट्रांजिस्टर का पूरा सेगमेंट। अब एक डायग्राम और है बस फिलहाल के लिए, NPN का। अभी तुमने PNP देखा है, तुम्हारी बुक में NPN का डायग्राम भी है, NPN डायग्राम बना लो। सारा डायग्राम सेम है, बस करंट की डायरेक्शंस और बैटरी की डायरेक्शंस चेंज हो जाएंगी। और ये अगेन VCC है, ये RL है, इधर हम अभी भी वही ले रहे हैं अपना VCE, ये एमीटर है, बेस है, ये कलेक्टर है, ये IC की डायरेक्शन है।
तो ये है हमारे पास एनपीएन का डायग्राम। सिर्फ डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज किया है और यहाँ पे एरो बदला है, क्योंकि एरो अगर बाहर की तरफ जाता है, मतलब था ना निकल, तो ये बाहर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है, तो एनपीएन। और सिंस इसमें एन और पी अलग अलग तरीके से लगे हैं, इसीलिए डायरेक्शंस उल्टी हैं, और ये और ये उल्टे हैं हमारे। दैट्स ऑल। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कहीं साइड में लिख लेना कि हमेशा इनपुट और आउटपुट में 180 डिग्री का फेस डिफरेंस होता है। लिख लेना 180 डिग्री फेस डिफरेंस, बस, और कुछ नहीं। इसका मीनिंग क्या है अभी नहीं समझा रहा, एसी करंट पढ़ोगे तब समझ आएगा। हाँ। ऑब्वियस सी बात है, इसके लिए इक्वेशंस डिफरेंट बनती है, थोड़ी बहुत, सारी नहीं, थोड़ी बहुत। बना लो इसको, और इसके बाद ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। हो गया, चलो, दिस वाज द लास्ट थिंग। हाँ, ट्रांजिस्टर्स ख़त्म तुम्हारा, और इसके साथ कौन सा चैप्टर ख़त्म हो गया? हाँ, सेमीकंडक्टर्स तुम्हारा पूरा ओवर हो गया। ठीक है, अब अपनी तरफ से ध्यान दो उस चैप्टर पे। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इस चैप्टर में थ्योरी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स बनते हैं तो सिर्फ ट्रांजिस्टर के बनते हैं, और मैं खुद बता रहा हूँ ट्रांजिस्टर के न्यूमेरिकल्स आसान नहीं होते, सॉल्व नहीं होते इजीली, काफ़ी हार्ड हो जाते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी जितना देख रहे हो ना, इन सर्किट में हर जगह पे कीवीएल तुम्हें खुद लगाने पड़ेंगे कई बार, तो दिक्कत आती है। अच्छा, खुशी तुम क्या कह रही थी, क्या समझना था तुमको? मेरे को एक बार उनकी डेरिवेशन की फ़ोटोज़ खींच के भेज दो यार, मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं होंगे, वो देखूंगा तो समझा दूंगा। अरे मैंने ही लिखवाई है, मेरे को आ जाएगी, मेरे को आइडियाज़ चाहिए, मतलब होता ना पॉइंट पॉइंट, मेरे को ध्यान नहीं है। फ़ोटोज़ खींच के भेज दो मेरे को, एक बार बस देखना पड़ेगा क्या स्टेप्स थे, क्या करवाया था। आई थिंक ये कम्युनिकेशन सिस्टम करके भी चैप्टर है तुम लोगों का, वो करवा दूंगा पहले, देख लेना कट तो नहीं हो गया। हाँ तो देख लेना। नहीं, वो इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो चैप्टर भी ऐसे आउट ऑफ लीक है, किसी से रिलेटेड नहीं है डायरेक्टली। हाँ चलो सही है, एक ही है, ये वाला चैप्टर थोड़ा टाइम ले गया। तुम्हारे में कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं, ये सब मैम से एक बार पूछ लेना। ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, देख लेना ये टॉपिक कहीं है तो नहीं, नहीं तो ये भी चीज़ समझानी पड़ जाएगी मेरे को। हम्म।
हम्म। ओके। तो देखो, तुम लोगों का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे पहला, सबसे बेसिक, सिंपल माइक्रोस्कोप था। अब ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप है, एक लेंस रहती है, एक ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है। और तुमको इससे मिलने वाला इमेज है, ये डॉटेड लाइन मैंने बना रखी है, और ये है सेंटर पॉइंट। अब मैं इस चीज़ को देखो, ये जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, ये एंगल है बीटा। क्यों? क्योंकि ये इसका वाला एंगल है, बड़े वाले का एंगल, ठीक है। अगर सेम ही दूरी पे छोटा वाला रखा होता तुम्हारा, तो इसका एंगल देखो कौन सा बनता है, ये बनता है नीचे छोटा वाला एंगल। इमेजिन हो रही बात? एल्फा, ठीक है। हमें पता है मैग्नीफिकेशन का यही मतलब है, बीटा अपॉन एल्फा। तुम्हारे लिए उसने एंगल वाइड कर दिया। आइस के लिए जितनी चीज़ वाइड होती रहेगी एंगल में, उतना ज़्यादा मैग्नीफाई हो जाता है। ये बात बता चुका हूँ मैं, ये तो थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, ठीक है। ये अपना क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल एंगल मैग्नीफाई होता है। हम कुछ नहीं करते, हम आइस के लिए एक एंगल बदलते हैं बस। अच्छा, ये जो ए बी है, ए बी कह रहा हूँ, बीटा अपॉन अल्फा है, तो बीटा की वैल्यू क्या होगी अपने पास? इसको मैं टेन बीटा बाई टेन अल्फा ले लेता हूँ। एज यूजुअल अल्फा बीटा स्मॉल होते हैं, तो हम उसको साइन और टेन में लिख सकते हैं, याद आ रहा होगा। तो अब टेन बीटा क्या होगा तुम्हारे पास? ये ए बी है, ये ए डैश बी डैश है, ठीक है, और इसको सी पॉइंट बोल दिया फिलहाल के लिए। तो ए टेन बीटा क्या है तुम्हारे पास? टेन बी डैश सी ये होना चाहिए, क्योंकि वो एंगल किसका है? ये वाला एंगल बीटा बड़े वाले का एंगल है ना। देखो, इस केस में ये सिमिलर ट्रायंगल बन रहा है, तो एक्चुअली तुम दोनों ले लोगे तो अंतर नहीं आएगा। तुमने अगर ये बोला ए बी बाई ए सी, और चाहे तुम ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश सी डैश ले लो, आंसर नहीं चेंज होगा, क्योंकि क्या है ये तो एक सिमिलर ट्रायंगल बन गया ना। समझ पा रहे हो? तो रेशियो तो सेम ही होते हैं सिमिलर ट्रायंगल में, इसलिए तुम जो मर्जी लेना चाहो वो ले सकते हो, ठीक है। और टेन अल्फा, अच्छा ये अल्फा, इस पॉइंट को मैं एम बोल देता हूँ, ओके, इसको एम। तो ये ए डैश एम अपॉन में ए डैश एम अपॉन ए डैश सी, ठीक है। अच्छा, ए डैश एम की जगह इन लोगों ने ए बी ही लिख दिया, और क्या? क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस और ये इसके बराबर है ना। देखो मैंने ऐसे तो लिया है, यहाँ है तुम्हारा एम, ये और ये तो बराबर है, समझे, हाइट में। तो इसको ए बी ले लिया, मेरा आंसर क्या आ गया? ए डैश सी अपॉन ए सी आया। अच्छा, ए डैश सी क्या है? ए डैश सी, सी था ये, ए डैश सी डिस्टेंस क्या है तुम्हारा? वी अपॉन यू, एक सेकेंड, राइट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना ये तो माइनस वी अपॉन माइनस यू, ठीक है। तो यही हमने इसका मैग्नीफिकेशन मेनली कैलकुलेट करके निकाला हुआ था। अच्छा, लेकिन ये यू है, हमें तो मैग्नीफिकेशन बिना यू के चाहिए होता है। और इसमें हम लोग एक बार रख लेते हैं, इस वी की जगह मैं रख लेता हूँ डी।
मतलब नियरेस्ट पॉइंट जो हमारी आइस क्लियरली देख सकती है, 25 सेंटीमीटर वाला पॉइंट, याद है, ताकि हमें मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन मिले। तो d अपॉन u, ये रहा हमारे पास मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। मेरे को बस ये करना है कि इस u को f के टर्म्स में लेकर आना है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। इस जगह पे इस v मैंने क्या रखा था, v की जगह मैंने d रखा, क्यों? क्योंकि मेरे को मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन चाहिए, इसीलिए मैं चाहूंगा कि मेरी आइस के जितने पास पॉसिबल इमेज बने उतना बेटर ना, समझ रहे हो? u तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना। हम देखो, हम मैग्नीफाई करने के बाद ऑब्जेक्ट को देखना नहीं चाहते, हम उसकी इमेज को देखना चाहते हैं। तो हमारी इमेज अगर एग्जैक्ट 25 सेंटीमीटर पे होगी तो हमारे लिए उससे ज़्यादा पॉसिबल मैग्नीफिकेशन हो ही नहीं सकता। अगर वो 25 से थोड़ा पीछे बन रही है तो हमारे लिए तो छोटी हो गई ना इमेज, मैक्सिमम कहाँ हुआ उसका मैग्नीफिकेशन, समझे कि नहीं मेरी बात? और अगर 25 से आगे आ गया तो ब्लर हो जाएगा हमारी आइज के लिए। तो इसीलिए हम लोग 25 सेंटीमीटर, जिसको मैं डी बोलता हूँ, इसीलिए मैंने ये डी लिख दिया। अच्छा, तो मेरे को निकालना था u, तो u इज इक्वल टू साइन इसके साइन ज़रूर डाल दो, d का साइन माइनस साइन के साथ जाएगा और u भी मैंने माइनस साइन के साथ डाला, ठीक है। तो ये हो गया माइनस प्लस 1/u, राइट। और f का साइन तो पॉजिटिव ही है, क्योंकि ये इस चीज़ का फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होता है, इसीलिए उसका साइन प्लस ही है। तो ये चीज़ को इरेज करो यहाँ से, हमारे पास 1/f इक्वल टू माइनस 1/d प्लस 1/u हो गया। इसको इधर भेजना तो 1/f प्लस 1/d इक्वल टू 1/u हो गया। यहाँ से हमें 1/u की वैल्यू क्या मिल रही है, d प्लस f अपॉन एफ डी मिला, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, d इंटू 1/u, मैग्नीफिकेशन ये निकली थी हमारी। 1/u की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट मार दूँ, d प्लस एफ बाई एफ डी। 1/u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है मैंने और कुछ नहीं किया, समझ आ रहा है कि नहीं? खुशी खुशी, हाँ, d से d कैंसिल कर दिया तो मैग्नीफिकेशन हो गया d प्लस एफ अपॉन एफ, तो d बाई एफ प्लस 1, ये मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आ गया हमारे पास। ये मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है, समझ गए? अब इसी का मैंने एक और केस लिखवाया था एंड में, याद करो, रिलैक्स्ड आई। फॉर एग्जाम्पल, तुम कोई छोटा सा वर्ड ही ढूंढ रहे हो और उसमें तुम्हें ज़्यादा मैग्नीफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्ड कोई बहुत छोटा सा नहीं है, ठीक है। मान लो 2 मिलीमीटर का वर्ड है, तुम चाहते हो कि थोड़ा बस मैग्नीफाई हो जाए कि ये 2 मिलीमीटर, शायद अगर 4 मिलीमीटर 5 मिलीमीटर का भी हो गया ना तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम देख लोगे। लेकिन तुम नहीं चाहते ना इसके चक्कर में अपनी आई को ज़्यादा स्ट्रेन दो, तो हम चाहते हैं कि मिनिमम पॉसिबल मैग्नीफिकेशन क्या होगा इसका। तो मिनिमम पॉसिबल का मतलब है वो जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे बने, और जो इमेज है एकदम आंखों के पास आने की बजाय इन्फिनिटी पे बने। हमारी आई सबसे ज़्यादा रिलैक्स तभी होती है जब हम इन्फिनिटी की तरफ देख रहे होते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि इमेज इन्फिनिटी पे बने तो इस डी की जगह क्या डालूंगा, अरे चल जा, पेन चलना बंद हो गया। इन्फिनिटी, वी की जगह क्या डालूंगा, इन्फिनिटी, समझे? ये ए डैश सी क्या चाहूंगा मैं, इन्फिनिटी हो जाए, इधर इन्फिनिटी कर दो तो 1/u की वैल्यू आ जाएगी 1/f के बराबर। 1/u इज इक्वल टू, अरे डी पे रिलैक्स नहीं है, ध्यान रखो, हमारी आईज जितनी पास की चीज देखती है ना, तो हमारा जो ये डाल दीजिए, एक सेकंड रुको, चल ही नहीं रहा है। मैं कह रहा हूँ कि यार ये, हाँ, अब मैं क्या बोल रहा था, सॉरी। हाँ, डी पे रिलैक्स नहीं होती क्योंकि हमारी आईज जो है वो बाय डिफॉल्ट आई लेंसेज पतली होती हैं, और हमारे लेंसेज, हमारी जो सीलियरी मसल्स हैं वो हमारी लेंस को दबा के मोटा करती हैं। अगर वो दबा के मोटा कर रही है मतलब आई स्ट्रेस ले रही है, राइट।
और अगर आई लेंस मोटी हो रही है इसका मतलब वो पास की चीज़ देखने की कोशिश कर रही है, समझे कि नहीं? तो अगर तुम्हारी आई लेंस मोटी हो रही है इसका मतलब स्ट्रेन ले रही है। स्ट्रेन कब ले रही है? जब तुम पास की चीज़ देख रहे हो। तो इसका मतलब रिलैक्स कब होगी? जब तुम पास की चीज़ नहीं देखोगे, दूर की चीज़ देखोगे, समझे? ये फैक्ट है। इसीलिए जब भी हम डी लेते हैं 25 सेंटीमीटर, तो उस केस में क्या बात है, हाँ, जब भी हम डी नहीं लेते, डी 25 सेंटीमीटर नहीं लेते, इन्फिनिटी लेते हैं, तो उस केस में हमारी आइज रिलैक्स्ड होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने 2 केसेस लिए। दूसरे वाले केस में वी की जगह मैंने इन्फिनिटी डाल दिया। हाँ डैडी, एक सेकंड डाल लूँ ज़रा इंक। उस पर भी डाल लिया। अरे सामने से चलना स्टार्ट नहीं होता ना, देर लगती है फिर उसको चलना स्टार्ट करने। थोड़ी सी डाल ली मैंने, उस साइड डाली थी, क्या अब डाल दे, वैसा रहने दो। चलो अब चालू हो जाए। सॉरी, ख़त्म हो गई थी। तो जब अगर हमारी आइज़ रिलैक्स होना चाहती है तो मैं यहाँ इन्फिनिटी डालूंगा, तो ये क्या हो गया, 1/इन्फिनिटी 0, 1/u की वैल्यू आ गई 1/f के बराबर, राइट। d इंटू 1/u था हमारा मैग्नीफिकेशन, 1/u की जगह डाल दो 1/f, तो d अपॉन f इज इक्वल टू मैग्नीफिकेशन फॉर रिलैक्स्ड आई। ऑब्वियसली बात है, ये मैग्नीफिकेशन कम है। देखो ये मैग्नीफिकेशन d/f प्लस 1 थी और ये d/f है, इसका मतलब हमारी मैग्नीफिकेशन थोड़ी सी कम आ गई। ठीक है, लेकिन आई जरूर रिलैक्स्ड इस केस में। आई होप मेरी बातें क्लियर हो रही होगी। ठीक है, ये था हमारा पहला वाला काम। हम बाकी सब में भी यही काम करेंगे, लेकिन 2 स्टेप्स में। दिखाता हूँ तुम्हारे में बाकी में कहाँ लिखा है। हम्म, बेटा कहाँ गया?